टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आप वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करना चाह रहे हो अपने व्यवसाय में तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक है। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से पहले हमें इसकी टेक्निक के बारे में भी पता होना चाहिए। हमने वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तो हमने समझ लिए, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या नियम है। लेकिन अगर हम एक प्रबंधक के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध को अगर हम हमारे व्यवसाय में लागू कर रहे हैं, हमारे प्रबंध में लागू कर रहे हैं, तो उसको लागू करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है, कौन कौन सी तकनीक होती है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे पहली तकनीक है कार्यात्मक फॉरमैनशिप। कार्यात्मक फॉरमैनशिप में क्या होता है, देखो इस तकनीक के माध्यम से टेलर ने यह सुझाव दिया कि कारखाना अध्यक्षों को, जो कारखाना अध्यक्ष होते हैं, उनको नियोजन एवं क्रियान्वयन के भार से अलग रखना चाहिए। इसने यानी इस टेक्निक ने नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन को अलग रखने की वकालत की है। इसके अनुसार प्रबंध के प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाना चाहिए, ना कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग काम देना चाहिए। क्योंकि व्यवसाय में या संगठन में बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि हमने एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा विभाग या दो से ज़्यादा काम दे दिए तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये टेक्निक इस बात पर जोर देती है, इस बात की वकालत करती है कि प्रबंध में हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से एक ही प्रकार का काम दिया जाना चाहिए। क्योंकि नियोजन विभाग, उत्पादन विभाग, सेल्स विभाग, मार्केटिंग विभाग, बहुत सारे विभाग होते हैं। हर व्यक्ति हर फील्ड में कुशल नहीं होता है। एक व्यक्ति एक ही चीज़ में योग्यता रखता है, तो जो व्यक्ति जिस फील्ड में योग्यता रखता हो उसे उसी फील्ड या उसी क्षेत्र का कार्य सौंपा जाना चाहिए, तो इससे कार्य सही तरीके से होगा। दूसरी टेक्निक है कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। कार्य का प्रमापीकरण सरलीकरण में प्रमापीकरण का मतलब क्या होता है, देखो प्रमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारित करना है। मतलब हमने एक मानक एक निश्चित नियम मानक निर्धारित कर लिया कि कोई काम इतना ही होना चाहिए। अगर वह काम इतना नहीं होता है या काम होने के बाद में अगर हम जो मानक हमने निर्धारित किया है अगर वो काम उस मानक के हिसाब से नहीं होता है तो फिर हम हमारे कार्यों को फेरबदल करके सही तरीके से कर सकते हैं। यदि हमने जो काम किया है वो हमारे मानक से कम है तो हम उसमें ये ढूंढ सकते हैं कि हमारी क्या कमियां रह गई है, या हमने जो मानक निर्धारित किया है हमारा किया गया काम उस मानक से ज़्यादा अच्छा है तो हम उसको और अच्छा करने के लिए भी हम उसको और आगे बढ़ सकते हैं। प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पादन, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य की शर्तों का हो सकता है। प्रमापीकरण से क्या फायदा होता है, प्रमापीकरण करने से उत्पादन को स्थायी प्रकार का आकार मिलता है और उत्पादनों में परस्पर बदलाव लाया जा सकता है। माल की शेरता गुणवत्ता स्थापित की जा सकती है। मशीनरों को मशीनी या मानव या व्यक्ति की क्षमता को सही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत आता है सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या होता है, देखो सरलीकरण का अर्थ व्यर्थ किस्म के, व्यर्थ आकार, व्यर्थ वजन की चीज़ों को समाप्त करना, अर्थात इसमें उत्पादन के अनावश्यक बाधाओं को समाप्त किया जाता है। क्योंकि कार्य का सरलीकरण करने से श्रम, मशीन एवं उपकरणों की लागत को बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो ये था वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी टेक्निक कार्य का प्रमापीकरण सरलीकरण। तीसरी टेक्निक है कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन में क्या होता है, देखो कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य यानी इस टेक्निक का उद्देश्य है कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना। देखो कार्य करने की बहुत सारी पद्धति होती है। अगर एक प्रबंधक अपने प्रबंध को संचालित कर रहा है, अगर अपना प्रबंध कार्य बहुत अच्छा करना चाह रहा है तो उसके सामने बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, लेकिन ये टेक्निक सर्वश्रेष्ठ पद्धति का चयन करने में हमारी मदद करती है। मतलब इतनी सारी टेक्निक है, इतनी सारी पद्धतियाँ हैं, तो इन सारी टेक्निक और पद्धतियों में से सबसे अच्छी टेक्निक और सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, ये चयन करने में ये हमारी मदद करती है। फिर अगला है टेक्निक है गति अध्ययन। गति अध्ययन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखो गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की गति होती है जो किसी भी कार्य को करने के लिए की जाती है, जैसा कि उठना, बैठना, रखना, स्थान बदलना आदि। इस अध्ययन के माध्यम से अनावश्यक हरकतों को समाप्त किया जाता है ताकि कार्य को सही समय पर पूरा किया जा सके। अगली टेक्निक है समय अध्ययन। इसके
अंतर्गत क्या होता है, देखो इस अध्ययन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी कार्य को सही तरह से पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। इस बात को निर्धारित किया जाता है ताकि कम समय पर अधिक से अधिक कार्य को पूरा किया जा सके। समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना, योजनाएं निर्धारित करना एवं श्रम लागत को निर्धारित करके सही समय पर सही तरीके से सही कार्य को पूरा करना इस अध्ययन का महत्व है। लास्ट टेक्निक है थकान अध्ययन। इसमें क्या होता है, देखो थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अधिकांश बारंबारता को निर्धारित करता है कि बार बार अगर कोई कार्य किया गया है और व्यक्ति या कर्मचारी अगर थकान महसूस कर रहा है तो उसको अधिक से अधिक थकान क्यों हो रहा है, किस वजह से उस कार्य में थकान महसूस कर रहा है, उस थकान को पूरा कर हम अच्छी तरीके से उसकी थकान समय को कम किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य के दौरान शारीरिक एवं मानसिक रूप से थकान का अनुभव कर सकता है। समय समय पर आराम मिलने से व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से बल मिलता है तथा वह पुनः क्षमता से कार्य करता है। यदि व्यक्ति लगातार कार्य करता रहेगा, आराम नहीं करेगा तो थकान महसूस करेगा, थकावट हो जाएगी और आगे चल के वो बीमार भी हो सकता है और उसके बीमार होने से हमारे व्यवसाय को ही नुकसान होगा। तो इस थकान अध्ययन के माध्यम से उस व्यक्ति के थकान होने के समय का पता लगाकर उसको आराम का समय दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति आराम कर सके और फुर्ती से और ताकत से अपना पूरा योगदान व्यवसाय के अंदर दे। तो ये थी वैज्ञानिक प्रबंधन की टेक्निक, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, कार्य का प्रमाणीकरण सरलीकरण, कार्य पद्धति अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन। ठीक है।